तो बात हमारी यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुई थी, हम यहीं से कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस बात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम डिस्कस कर रहे थे इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो मैंने आपको कल समझाया बेटा कि इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लेसोर का IRR है, मतलब लेसोर जो है वो इस इन्वेस्टमेंट से कितना रेट ऑफ रिटर्न अर्न करना चाहता है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो लेसोर का रेट ऑफ रिटर्न होगा वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। एक प्रैक्टिकल नौयत की बात है, ठीक है ना। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है। तो हम अब इम्प्लिसिट रेट किसको माने? बड़ी सिंपल सी बात है। इम्प्लिसिट रेट उस रेट को माना जाएगा जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज की प्रेजेंट वैल्यू को, यानी कि NIL को फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर ले आएगा। वो रेट जिस रेट पर GIL की प्रेजेंट वैल्यू फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाए, यानी NIL फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर हो जाए, वो रेट इम्प्लिसिट रेट कहलाएगा। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास मल्टीपल इंटरेस्ट रेट्स दिए हुए हैं, तो आपको इन इंटरेस्ट रेट में से खुद तलाश करना है अपना इम्प्लिसिट रेट। यानी एग्जामिनर ने यहाँ पर इस बात का भी टेस्ट लिया आपका कि आप पहचाने कि इसमें से इम्प्लिसिट रेट कौन सा है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे बेटा? तो अब जैसे कि स्पीड बोट वाला है, तो स्पीड बोट वाले केस में हम कौन है? नॉन डीलर। तो इस केस में इम्प्लिसिट रेट वो रेट होगा जो इस पूरे GIL की प्रेजेंट वैल्यू को 5,17,270 के बराबर बना देगा। तो जो रेट इन तमाम दिए गए रेट में से GIL की प्रेजेंट वैल्यू को 5,17,270 बना दे, इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ IDC, वो रेट हमारे लिए इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। करेक्ट। तो अब यहाँ पर हमें एग्जामिनर ने एक शेड्यूल दे दिया नीचे, जिसमें मुख्तलिफ रेट्स पर मुख्तलिफ एन्यूटी की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके दे दी पर रुपी एन्यूटी। अब हमें ट्रायल और एरर लगाना है, मतलब हमें ट्राई करना है। तो टेक्निकली सोचें तो भाई 8% भी दिया हुआ है, 9 भी दिया हुआ है, 10 भी दिया हुआ है, 11 भी दिया है, 12 भी दिया हुआ है, लेकिन जरा टेक्निकली सोचिए। टेक्निकली क्या सोचिए? मार्केट इंटरेस्ट रेट 11% है, तो आपका IRR जो है वो 11 से ऊपर होना चाहिए उसूल तौर पर, 11% या 12%। तो आप 12 ट्राई कर सकते हैं। तो हमने क्या किया? 12% ट्राई किया। मतलब मैंने कल भी आपको कहा था, जहां पे हमारी बात रुकी थी, वो बात क्या थी बेटा? क्वेश्चन आपके सामने है, लिस्ट आपको दिख रही है। 8% पे ये जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, ये कैलकुलेट कैसे हुआ? ये वही वैसे कैलकुलेट 1 माइनस 1.08 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.08, ये फैक्टर मिल जाएगा। इस तरह 1 माइनस 1.09 की पावर -3 डिवाइड बाय 0.09, ये फैक्टर मिल जाएगा। तीसरा फैक्टर 1 माइनस 1.1 की पावर -3 डिवाइड बाय 0.1, ये फैक्टर मिल जाएगा। 1 माइनस 1.11 की पावर -3 डिवाइड बाय 0.11, ये फैक्टर मिल जाएगा। 1 माइनस 1.12 की पावर -3 डिवाइड बाय 0.12, ये फैक्टर मिल जाएगा। एन्यूटी का फार्मूला आता है ना सबको। तो अब आपके पास 8% से लेकर 14% की रेंज है। इस 8% से लेकर 14% की रेंज में आपका IRR, आपका इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है। तो आप इस 8 में से 14% में से किसको IRR मानेंगे? आप ऑब्वियसली उसको IRR मानेंगे जो GIL की प्रेजेंट वैल्यू को, यानी कि NIL को फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर ले आए। और अगर आप नॉन डीलर हैं तो फेयर मार्केट वैल्यू प्लस IDC के बराबर ले आए। तो मैंने कल क्या बोला था? 12% ट्राई करते हैं। क्यों ट्राई करते हैं? कि अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है तो हमारा IRR तो उससे थोड़ा अबव होना चाहिए, या कम से कम उसके बराबर होना चाहिए। तो मैंने क्या बोला था? अगर मैं कैलकुलेटर पे टाइप करता हूं, बोले तो आपको करके दिखा देता हूं टाइप। ठीक है जी। अगर मैं कैलकुलेटर पे टाइप करता हूं तो मैं टाइप क्या करूंगा? 1 माइनस 1.12 की पावर -3, और अगर मैं इसका पहले A/B लगा लेता, 1 माइनस 1.12 की पावर
-3 डिवाइडेड बाय 0.12, तो मुझे फैक्टर मिल रहा है 12% का। 12% पर 2.40। तो मैं बताना चाह रहा हूँ ये जो 2 पॉइंट कैलकुलेट करने का मकसद है बताना, ये बता क्यों रहा हूं मैं आपको, ये देखें कि 2.4018 जो है ना, ये फैक्टर है, ये कैलकुलेट ऐसे हुआ है। तो बस करना क्या है, इससे आपको लीज रेंटल को मल्टीप्लाई करवाना है। और आप सब जानते हैं पहले केस में लीज रेंटल कितने हैं, जवाब दीजिए। 2,15,365। तो आप इससे मल्टीप्लाई करवा दें 2,15,365। तो आप देख लें आपका आंसर क्या आ रहा है, आप देख लें आंसर क्या आ रहा है। 5,17,270 आ रहा है कि नहीं आ रहा? रिस्पॉन्स करें प्लीज बेटा, लगे यार आप लोग काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं। 5,17,270। अब आप जाके अपना क्या कहते हैं NIL को चेक कीजिए कि 5,17,270 जो है बेटा, वो फेयर मार्केट वैल्यू प्लस IDC मिलाकर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड बोट वाले केस में हमारा IRR या हमारा इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ बेटा, 12%। ठीक है जी, करेक्ट, समझे बात या नहीं? ओके, अच्छा उसके बाद आगे बात करते हैं मजीद। अब सेकंड केस है, सेकंड केस को देख लीजिए। तो सेकंड केस में भी हम 12% ट्राई कर लेते हैं। मोटर बोट का लीज रेंटल कितना है, 1,40,886। तो ठीक है जी, 1,40,886। वही फैक्टर लगाऊंगा मैं, 1 - 1.12 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.12। ठीक है, ये आ गया फैक्टर सेम। इसी को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1,40,000 से 886। आंसर क्या आ रहा है बेटा, एग्जैक्ट आंसर जो आ रहा है वो 2,532 आ रहा है। तो 32 को इग्नोर करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है जी, तो समझ लें यही 12% अप्रोक्सीमेटली जो है वो आपका क्या है, इसमें भी इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन डीलर वाले केस में NIL हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर होगा, उसमें IDC शामिल नहीं होगी, इसका ख्याल रखिएगा। क्योंकि डीलर वाले केस में IDC को हम एक्सपेंस मान रहे होंगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, लाजमी लाजमी। ठीक है जी, नाउ उसके बाद अब आया कौन सा केस, लास्ट केस। लास्ट केस कौन सा बेटा आपके पास, लास्ट केस आपके पास है वाटर बाइक। और वाटर बाइक में आपका लीज रेंटल ये है 98,763। और क्वेश्चन ये कहता है यहाँ पर, अगर आप देख लें कल वाली बात अगर आपको याद हो, तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है द कंपनी चार्जेस 9% मार्कअप ऑन लीज ऑफ वाटर बाइक्स। वाटर बाइक वाले केस में हम 12% चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम 9% चार्ज कर रहे हैं। जब क्वेश्चन 9% बता रहा है तो हम 9% देखते हैं इसके अंदर, हम 9% को ट्राई करते हैं। बाज़ दफा ऐसा होता है कि लेसी को कम रेट कोट किया जाता है, बताया कम जाता है उसको रेट। ठीक है, उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट को निगोशिएट करने के लिए। अच्छा, स्टैंडर्ड जो है वो इस लो रेट का ट्रीटमेंट अलग से डील करता है, वो आपके सामने रखेंगे किसी और पॉइंट पर। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा बेटा, यही है। लेकिन फिर भी हम इनको वेरीफाई करते हैं तो कुछ लोगों की तसल्ली हो जाए बेटा। 1 - 1.09 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.09। ये फैक्टर आ गया 2.53129, तो राउंड करके 5313 हो जाएगा।
और आप उसको मल्टीप्लाई कर दें 98,763 से। तो जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 98,763 से तो आपको आंसर मिल जाता है 249,998। इसको राउंड करेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 2.5 लाख बन जाएगा। इसका मतलब क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? क्लियर ये हुआ सर, पहला केस जो क्या है हमारे पास, पहला केस हमारे पास क्या है, स्पीड बोट। स्पीड बोट का IRR जो है वो कितना है, इम्प्लिसिट रेट कितना है 12%। मोटर बोट का भी इम्प्लिसिट रेट कितना है 12%। लेकिन वाटर बाइक का इम्प्लिसिट रेट जो है वो कितना है 9%। क्या सबको बेटा ये तमाम बातें क्लियर होती हैं? जवाब दें आप लोग बेटा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? चलें बेहतरीन। अब ओके, अब जरा देखते हैं आगे लेके चलते हैं इसको। ये सारी चीजें हमने कर ली, अब हम एंट्रीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब एंट्रीज में एक एक केस की बनाने जा रहा हूँ, शुरू हो रहा हूँ। सबसे पहले क्या है हमारे पास, वाटर बाइक है। जरा बताइए वाटर बाइक वाले केस में हम क्या निकले, डीलर निकले। कोई क्वेश्चन है बेटा? फराज हैंड रेस किया बेटा, फराज क्वेश्चन है कोई? सबसे पहले स्पीड बोट है। स्पीड बोट वाले केस में हम क्या है बेटा, स्पीड बोट वाले केस में हम क्या है, हम नॉन डीलर है, ऐसा ही है ना स्पीड बोट। सबसे पहले मैं स्पीड बोट वाला केस डील करने जा रहा हूँ एंट्रीज वाइज। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज जो है वो क्या है, ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 है क्वेश्चन की, जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, और उसका हम ए पार्ट जो है मतलब यानी कि केस 1 स्पीड बोट के नाम से कर रहे हैं। अच्छा अब देखिए बेटा, सबसे पहले हमने स्पीड बोट परचेज की ना, बतौर नॉन डीलर। तो स्पीड बोट हमने कितने की परचेज की, 5 लाख। 5 लाख डेबिट स्पीड बोट, बैंक क्रेडिट। ये इन्वेंट्री नहीं है हमारे लिए, करेक्ट? जवाब दीजिए बेटा। अच्छा, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बेचते वक्त इनकर हुई है तो जरूरी नहीं है कि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को आप स्पीड बोट में ऐड करें। आप इसको चाहें तो आप वो 17,000 जो है, 17,720 जो है उसको इसी में ऐड कर दें। लेकिन मैं आपको इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का थोड़ा अलग से ट्रीटमेंट भी दिखा सकता हूँ क्या है वो। लेकिन आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने पहले ट्रीटमेंट किया था। जरा देखिएगा पहले वाले ट्रीटमेंट में और अभी वाले ट्रीटमेंट में आपको फर्क समझ में आता है कि नहीं आता? प्लीज आपकी तवज्जो चाहिए होगी बहुत ज्यादा। अच्छा, अब ये एसेट लीज पे जा रहा है। FLR बेटा डेबिट हो रहा है ग्रॉस अमाउंट से GIL पर। बताइए इस केस में GIL कितना था? मैं जाके चेक करूं या आप मुझे बता रहे हो GIL कितना है इस केस में? $646,095। ठीक है, उसके बाद इस FLR के बदले मैंने क्या दिया? इस FLR के बदले मैंने अपना एसेट दिया, स्पीड बोर्ड दी, जिसको मैंने कितने का परचेज किया था? 5 लाख। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ जेब से भी खर्च करना पड़ा, बैंक क्रेडिट, जिसको मैं इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बोल रहा हूँ। कितनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट थी इसकी बेटा? इसकी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी थी? 17,270। तो बैंक क्रेडिट 17,270, मतलब ये एसेट लीज पे देते हुए मेरी जेब से 5 लाख का एसेट गया है
और ये एसेट लीज पे देते हुए मेरी जेब से कुछ और पैसे भी खर्च हुए जिसने मेरी इनकम को कम कर दिया। तो डिफरेंस क्या आ गया, UFI, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, वो कितनी है? तो वही 646,000 में से 5,17,270 निकाल लीजिए, निकाल लीजिए 1,28,825। ऐसा ही है बेटा। अब मैंने इससे पहले इसकी एंट्री क्या बनाई थी आपको, इससे पहले जब मैंने एग्जांपल दी तो उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने आपको ये सिखाया था, स्पीड बोट डेबिट 5 लाख से, बैंक क्रेडिट कितने से, 5 लाख से, उसके बाद जितनी भी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट थी वो स्पीड बोट में कैपिटलाइज कर दी 17,570, और बैंक या कैश क्रेडिट कर दिया 17,000 सॉरी कितना अमाउंट था, 17,270, 17,270। इस तरह स्पीड बोट की वैल्यू कितनी हो गई, 5,17,270। ठीक है, तो अब FLR डेबिट किया 646,095, स्पीड बोट को क्रेडिट किया 5,17,270, और UFI क्रेडिट कर दिया 1,28,825। तो ये दोनों तरीके इसको डील करने के, देखें स्पीड बोर्ड को 17,270 से मैंने डेबिट किया, उसकी वैल्यू बढ़ाई, और फिर वो पूरी वैल्यू क्या हो रही है, क्रेडिट भी हो रही है। तो 17,270 का इफेक्ट जो है वो कैंसिल हो रहा है। तो वो इफेक्ट मैं बैंक की पेमेंट के तौर पर दिखा सकता हूँ जब मैं एसेट लीज पे दूं। यानी कि अगर मैं व्हाइट वाली एंट्री बनाता हूँ जो व्हाइट कलर में मैंने बनाई है, तो उसमें ये लगेगा जनाब, तासुर ये बनेगा कि ये इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट स्पेशली मैंने एसेट लीज पर देने के लिए क्या की है, इनकर की, और इसके इनकर होने से मेरी अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम में क्या आ रही है, कमी आ रही है, बस। तो बेहतर है कि आप उस तरीके से फॉलो करें। लेकिन अगर आपको समझने में डिफिकल्टी होती है कुछ, तो आप वो राइट साइड वाला ग्रीन वाला ट्रीटमेंट भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। बात एक ही कि मतलब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करने से आपकी जेब से लगी हुई इन्वेस्टमेंट में क्या हो गया, इजाफा हो गया। क्या ये बात समझ में आती है बेटा आप लोग? जवाब दीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज बेटा। अच्छा जी, और उसने क्या बोला, आप रिसिट ऑफ फर्स्ट रेंटल भी रिकॉर्ड करना ना साल के एंड पर, रिसिट ऑफ फर्स्ट रेंटल। तो पहला रेंटल इसका पर रेंटल कितना है बेटा, इसका 1 साल का रेंटल कितना है, स्पीड बोर्ड का, स्पीड बोर्ड का 1 साल का रेंटल कितना है बेटा, अभी आप लोग देख कर आए यार, स्पीड बोर्ड का 1 साल का रेंटल कितना है, 2,15,365। अच्छा, तो यानी ये एंट्री बन रही है, ये एंट्री बन रही है लीज के टाइम पर, ये एंट्री बन रही है पेमेंट रिसीव करते हुए। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, ग्रॉस अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, बैंक डेबिट 2,15,365, ठीक है। FLR क्रेडिट 2,15,365, ठीक है जी। अब उसके बाद UFI डेबिट, FI क्रेडिट, इसकी एंट्री बनानी है। इसके लिए क्या चाहिए होगा, NIL चाहिए होगा, और NIL क्या है, 5,17,270। जवाब दें,
है कि नहीं? 5,17,270 हमारा NIL है। इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने परसेंट से? 12% से। 12% इंटरेस्ट निकाल लीजिए इसका। इसका IRR जो था 12% था। कितना आया बेटा? 5,17,270 का 12%, 25,844। ठीक है जी। तो ये स्पीड बोट की लीज को हमने ट्रीट किया बतौर नॉन डीलर लेसोर, ठीक है ना। अब जो अगली दो लीजेस हैं क्या करेंगे? उनको हम डीलर के तौर पर डील करेंगे, तो थोड़ा फर्क आएगा बात में। तो उम्मीद ये आपके लिए एक अच्छा बेंचमार्क क्वेश्चन बन जाएगा। ये ICAP का पास्ट पेपर ही करवा रहा हूं मैं आपको, लेकिन ये पुराना पास्ट पेपर है, ठीक है। तो ये बड़ा एक बेहतरीन क्वेश्चन है इस बात को समझने के लिए कि भाई डीलर और नॉन डीलर लेसोर की बुक्स में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अच्छा, स्पीड बोर्ड के बाद अब किसकी बारी? ये क्या है बेटा? 61,472 हमास। क्या है हमास बेटा? इंटरेस्ट ये आ रहा है 5,17,000। अच्छा, विदात वाला गलत है यार। एक तो आप लोग जो है ना मिस, आप पर भरोसा करना खतरनाक हो जाता है, यकीन करें। 5,17,000 ऑब्वियसली यार, 10% तो 51,000 बनेगा। हम भी देखते नहीं है, गौर नहीं करते, यकीन करें। 62,072। ठीक है जी। ऑब्वियसली 10% ही इसका 51,000 बन जाएगा, तो 12% तो उससे अब ही आएगा ना यार। 25,000 कैसे आ सकता है? तो कैलकुलेटर पे फुली रिलायबल होता है ना, भरोसा करना बड़ा खतरनाक हो जाता है बात, कि बंदा फिर अपना दिमाग ही इस्तेमाल नहीं करता। चलें, ओके, आगे। अब हमारी जो नेक्स्ट लीज है वो किसकी है? मोटर बोट की लीज है। इसको डील करेंगे हम। तो मोटर बोट हमने परचेज की बतौर इन्वेंट्री, क्योंकि हम डीलर हैं। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट 2,400,000। सही है। कैश या बैंक क्रेडिट 2,400,000। सही है बेटा। उसके बाद ये एसेट लीज पे गया, FLR डेबिट। इसका ग्रॉस अमाउंट कितना बनता है बेटा? बताओ। इसका GIL कितना बनता है? आप सब बताओ बेटा, प्लीज जल्दी जल्दी बताओ, पार्टिसिपेट करो सब लोग। इसका ग्रॉस अमाउंट या GIL कितना बनता है? बताओ बेटा। 3,122,658। 3,122,658 से डेबिट। और इसकी प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर है, तो सेल्स रिकॉर्ड होगी फेयर मार्केट वैल्यू पर। सेल्स क्रेडिट 2,500,000। और डिफरेंस क्या बन जाएगा बेटा? UFI, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम। कितना? 622,658। बेटा कोई सवाल है जो आपने हैंड रेस किया है तो जवाब दे बेटा। अच्छा, उसके बाद इन्वेंट्री अब सेल हुई है तो क्या करेंगे? उसको कॉस्ट ऑफ सेल में कन्वर्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट।
2,400,000। इस तरह बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 2.5 मिलियन की सेल रिकॉर्ड होगी और 2.4 मिलियन की कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड होगी। डिफरेंस लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट आएगा और वो हमारी इनिशियल कॉस्ट को एब्जॉर्ब करेगा। तो अब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो डीलर वाले केस में सेलिंग एक्सपेंस है, उसको हम एनआईएल का पार्ट नहीं मानते क्योंकि हमारे पास यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है उससे मैच करने के लिए। ठीक है, अब बताइए जरा मोटर बोट वाले केस में कितनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट थी? मोटर बोट वाले केस में कितनी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट थी? चेक करें। $76,270। ठीक है जी, तो उसको आप क्या मानेंगे बेटा? सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट 76,270 से कैश या बैंक क्रेडिट 76,270 से। तो ये इस केस में हमने इसको एक्सपेंस मान लिया। ठीक है जी, अब उसके बाद पहला रेंटल कब मिलेगा हमें? साल के एंड पर। और वो कितना है? रेंटल कितना है जरा बताइएगा इसका रेंटल, जिससे एंट्री बनेगी बैंक डेबिट FLR क्रेडिट 1,40,886। 1,40,886। ठीक है जी, और उसके बाद UFI डेबिट FI क्रेडिट 2,500,000 का 12%। अब भाई बराए मेहरबानी गलत नहीं बताना यार, 25 लाख का 12%। ये एनआईएल की वैल्यू है ना, कितना बेटा? 3 लाख रुपए। ये आपकी लीज क्या हो गई? कंप्लीट हो गई ये वाली, मतलब पहला साल कंप्लीट हो गया इसका। अब उसके बाद लास्ट वन क्या है आपके पास? मोटर बोट के बाद क्या आपके पास लास्ट वन? वाटर बाइक। तो वाटर बाइक की लीज की बात कर लें भाई। और वाटर बाइक भी XYZ मेक की है, तो लिहाजा आप डीलर हैं इसके अंदर। तो आपने जब उसको परचेज किया तो आपने इन्वेंट्री डेबिट की, बैंक क्रेडिट किया। तो आपने कितने का परचेज किया था इसको? 2,30,000 का। ठीक है जी, तो इन्वेंट्री डेबिट 2,30,000 से, बैंक क्रेडिट 2,30,000 से। उसके बाद FLR डेबिट करना है आपने GIL पर। बताइए इस केस में FLR कितना है? 296,289। और सेल्स रिकॉर्ड करनी है फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इज फेयर मार्केट वैल्यू के बराबर है। तो वो कितनी है? 2.5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस क्या बन जाएगा? UFI अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितने से? 46,289 से। और कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट कर देनी है और इन्वेंट्री अकाउंट क्या कर देना बेटा? क्रेडिट कर देना। कितने से? 2,30,000 से। ठीक है जी, अच्छा। अब उसके बाद इसका इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को क्या बनाना है? सेलिंग एक्सपेंस बनाना है। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट
बैंक क्रेडिट। बताइए इसकी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है? 10,770। ठीक है, और उसके बाद इसका इसका FLR मंथ के एंड पर, जो सॉरी कहते हैं ईयर के एंड पर, बैंक डेबिट कितना है इसका FLR? 98,763 और 98,763 और इसका इंटरेस्ट वर्कआउट कर लेंगे। UFI डेबिट, FI क्रेडिट। ये जो लोअर रेट वाली लीज होती है इसके लिए स्टैंडर्ड एक स्पेशल बात करता है, वो स्पेशल बात मैं अभी आपको नहीं करवा रहा फिल वक्त, तो उस स्पेशल बात को मैं फिल वक्त यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें NIL की वैल्यू कितनी है? 2.5 लाख, और 2.5 लाख का आप कितना निकाल लें? 9%। 22,500। तो इस 9% वाली लीज पे आप एक क्वेश्चन मार्क लगाइएगा कि ये बात हमारी अधूरी है, और स्टैंडर्ड के हवाले से हमें यहाँ पर एक बात ऐड करनी है आगे चल के। ठीक है जी, तो बेटा ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। ये पास पेपर है, ICAP का क्वेश्चन है, और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है सिर्फ इस सिनेरियो को डील करने के लिए कि डीलर और नॉन डीलर की बुक्स में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ये आपके लिए एक बेंचमार्क क्वेश्चन बन गया इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के ट्रीटमेंट को सीखने के लिए। ठीक है बेटा, जवाब दें। जहां तक कोई मसला हो तो बताइए, कोई परेशानी हो तो बताइए। बोलिए सब, क्लियर है? चलें, अच्छी बात है। ये क्वेश्चन था, कल कंप्लीट करना चाह रहा था लेकिन कंप्लीट हुआ नहीं, लेंदी क्वेश्चन था आपके सामने, बस वो अब इधर मुझे आपको एक चीज और सिखानी है, वो क्या है? हाँ, ये कल वाली और ये दोनों मिला के अपलोड करूंगा यार। अब ये अपलोडिंग वाला मसला जो है ना, बड़ा मेहनत वाला काम हो गया अपलोडिंग। अब इन दोनों को पहले क्या करो, कल वाली और ये वाली वीडियो पहले मर्ज करो, फिर क्या करो, अपलोड करो। या अलग अलग कर दो, कल वाली जहां तक है वहां तक की अपलोड कर दूं, और ये वाली अलग से अपलोड कर दूं, क्या कहते हैं? यस सर, क्या मतलब? अलग अलग कर दूं? चलें ठीक है, तो फिर यार रात का कोई सेटअप बना लो, कोई तरसीब बना लो रात वाली, तो रात को भी एक क्लास हो जाए तो इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए हमारी। मुत्तफ़िका टाइम टेबल निकाल लो कोई एक। अब जब तुमसे बात करते ना, कभी हर बंदा अपनी अपनी टाइमिंग ला रहा होता है, या तो मैं एक अनाउंस कर दूंगा, भले तुम आओ कि ना आओ फिर उसके अंदर। चले, इसको तो फिर मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ इस वाली क्लास को।